Hello everyone, welcome to CP classes and a very good morning to all of you. तो 5 जुलाई के करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज के ही न्यूज़पेपर से डिस्कस करने से पहले मैं दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करना चाहती हूँ। पहली ये कि जून के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक अगर अगेन मैं पिन कमेंट्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना, इन केस आपको रिविजन करनी है, कोई भी ऐसा इशू आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू 2026 के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो हमने ये ऑटोमेटिकली एक ऐसा प्रोग्रेस ट्रैकर यहाँ पे बनाया है, जिसका अगेन लिंक यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन में हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। बट अगेन मैं बोलती हूँ पिन कमेंट्स में मैं आपके लिए फॉर इजी एक्सेसिबिलिटी मैं डलवा दूंगी, ठीक है। सो इन केस अगर आपको प्रिपेयर करना है तो प्रॉपर आप अपनी प्रोग्रेस को यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। सबसे पहले हम करंट अफेयर्स के यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कि चाइना के पाकिस्तान इनपुट लाइव इनपुट्स ऑन इंडियन डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी ऑफिसर। तो बेसिकली उन्होंने यही बोला कि पाकिस्तान, चाइना और टर्की, ये तीनों का आपस में ना अलायंस देखने को मिला था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, है ना। सो अब उस केस में उन्होंने बस मेजरली यहाँ पे पॉइंटर्स हम यही डिस्कस करेंगे क्या है कि यूएवीज की सप्लाई दी थी, क्योंकि यूएवीज में अगर हम देख रहे हैं तो चाइना की यहाँ पे मोनोपोली है मार्केट के अंदर, है ना। तो यूएवीज पाकिस्तान को सप्लाई किए गए, ठीक है, मल्टीपल तरीके से। अब आप कह सकते हो कि टर्की और चाइना ने मिलकर, टर्की और पाकिस्तान ने मिलकर भी एक ड्रोन को यहाँ पर डेवलप किया था, जिसके बारे में हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उनको डेवलप किया, तो ये यूएवीज को सप्लाई करना, वेपन्स को सप्लाई करना, इन्फॉर्मेशन देना कि क्या क्या चीज़ें हो रही थी, है ना। सो अब उन्होंने यहाँ पर बोला कि क्या क्या हमें करना चाहिए, कि यहाँ पर हमें अपने डिफेंस सिस्टम को और बेटर करना चाहिए। डिफेंस सिस्टम को बेटर करने के लिए उन्होंने बोला कि C4ISR, ठीक है। C4ISR में बेसिक मीनिंग उसका यही है कि कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकग्नाइज, ठीक है। ये एक मिलिट्री फ्यूजन यहाँ पर होना चाहिए कि ऐसा ही डेवलपमेंट, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी बनाया था कि इस तरह का डिफेंस सिस्टम होगा ये, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेगा कि क्या विसिनिटी में आ रहा है एंड उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जा सकता है, जिसके ऊपर बिल्डअप करने की जरूरत है। तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की थोड़ी सी डिटेल्स दी कि हमने 21 जो साइट्स हैं, टेररिस्ट साइट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया था। उनमें से जितनी भी 9 हमने हिट की हैं वो हमें लास्ट डे ऑपरेशन के टाइम पे ही पता लगा था कि कौन सी 9 साइट्स होंगी। एंड यही चीज डिसाइड हुई थी कि तीनों की तीनों जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, मिलिट्री, नेवी एंड उसके बाद हमारी एयरफोर्स, ये तीनों को मिलकर इसके ऊपर काम करना था, इस चीज़ के लिए हमें बोला गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे डिस्कस की। उसके अलावा उन्होंने बोला कि एक तरह से पाकिस्तान की सपोर्ट में है टर्की और चाइना, जिस वजह से अब नॉर्दर्न बॉर्डर जो है वो इंडिया का ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर वो कॉम्प्रोमाइज होता होता यू कैन से कि रह जाता अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है लीक हो जाती, बट उन्होंने हेल्प जरूर की है, ठीक है। तो उससे जुड़ा सवाल यही है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स अनमैन्ड व्हीकल्स एंड कंट्रीज, किस किसने उनको डेवलप किया है। यीहा 3 पोलैंड, हारोप टर्की, वॉरमेट, देन इजराइल। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नन ऑफ देम आर करेक्टली मैच, क्योंकि जो यीहा 3 है ना वो अब बनाया है टर्की ने एंड पाकिस्तान ने मिलकर, ठीक है। बट टर्की का इसमें मेजर रोल है, पाकिस्तान ने सिर्फ इसके ऊपर R&D ही की थी, ठीक। देन अगर हम हारोप की बात करते हैं तो वो इजराइल ने डेवलप किया है। वॉरमेट की बात करें तो वो पोलैंड ने यहाँ पर डेवलप किया है। तो पोलैंड वाला जो ये वॉरमेट है या जो हारोप है ना, वो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया था, ठीक। सो ये अब ना PIB से मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट लेके दिया, इसके अंदर हारोप के बारे में भी मेंशन किया गया, हेरॉन के बारे में भी मेंशन किया गया है एंड रुस्तम के बारे में DRDO, ये सारी एक बार ना इसको गो थ्रू कर लेना। देन हमारे पास है वियतनाम डील हैज सम टेकअवेज, चाइना रेड फ्लैग एंड क्यूज फॉर इंडिया। अब इसके अंदर ना बेसिक यही चीज है कि जो टैरिफ पॉलिसी के लिए मैंने बोला कि 9 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है, उसके बाद अब क्या है, टैरिफ USA इंक्रीज करेगा ऑटोमेटिकली। तो बाय टाइम जो है बाकी कंट्रीज के साथ इनकी जो डील्स हो चुकी हैं उनसे आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे मेजर पॉइंटर्स हो सकते हैं। तो वियतनाम इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिनका आप एग्जाम्पल ले सकते हो। इसके अंदर 3 पॉइंटर्स हैं जो ये मेजरली बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वियतनाम की क्या क्या चीजें डिसाइड हुई हैं। पहली चीज ये हुई है कि US से जो है वो किसी भी तरह का टैरिफ अब वियतनाम को पे नहीं करने वाला, ठीक है, वो वियतनाम को पे नहीं करेगा। वेराज जो अब वियतनाम है जब वो USA में अपना जो सप्लाई भेजेगा, इन दैट केस उनको 20% यहाँ पर ड्यूटीज देनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये हुई है कि अब इन केस कोई भी ऐसा ट्रांसशिपमेंट गुड्स आते हैं थ्रू वियतनाम, ट्रांसशिपमेंट जो हमारे गुड्स आ रहे हैं, उस केस में 40% टैरिफ जो है वो वियतनाम को देना पड़ेगा। एंड द रीजन बिहाइंड इट इज स्टेटेड कि बहुत सारा ऐसा सामान है जो चाइना से बनकर आता है एंड लोकल मार्केट ऑफ वियतनाम उनमें मिक्सअप करके वापस से USA को यहाँ पर भेज दिया जाता है। सो एक तरह से इस चीज़ के लिए हम कह सकते हैं कि काउंटर करने के लिए चाइना या चाइनीज प्रोडक्ट्स को, जिसमें मेजरली अब इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो वियतनाम इज अ बिग मार्केट एंड उसके अकॉर्डिंगली USA तक वो अगर भेजा जाएगा तो 40% यहाँ पर टैरिफ वियतनाम को लगेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ उन्होंने यही बोली कि अब वो सेक्टोरल डील्स करने के लिए तैयार हैं,
ये सेक्टर से रिलेटेड या इंडस्ट्री रिलेटेड जितनी भी डील है ना वो करने के लिए यूएसए तैयार है, जो कि अब इंडिया के लिए बेनिफिट हो सकता है। कि क्यूज फॉर इंडिया, चाइना रेड फ्लैग बता दिया गया यहाँ पे, क्यूज फॉर इंडिया क्यों है, क्योंकि अगर हम देखें तो टैरिफ पॉलिसीज के बेसिस पे कि ऑलरेडी अब काउंटर करने के लिए चाइना को इंडिया इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मार्केट भी बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड सेक्टोरल जब हम डील की बात करते हैं तो डेयरी की जब हमने बात की थी, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारे पास क्रॉप्स, जिसमें मेज की बात की थी हमने, सोयाबीन की बात की थी, उसके लिए तो अब बिग नो है। बाकी हमने इथेनॉल मार्केट की बात की थी, वो अब इंडिया के लिए बिग रोल प्ले कर सकता है। उसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं सेक्टोरल डिपार्टमेंट की, उसमें मेजरली डेयरी इंक्लूड होता है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अब यूएसए के लिए इंडिया एक बड़ी मार्केट हो सकता है। तो आने वाले टाइम में हम किस तरीके से उसे टैकल करेंगे उसके ऊपर जो है डिपेंडेंट रहेगी पूरी की पूरी डील। इससे जुड़ा सवाल देखते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू वियतनाम यूएस ट्रेड डील, ठीक है। कि यूएसए एंड वियतनाम हैव म्यूचुअली एग्रीड टू पे 20% ड्यूटी, म्यूचुअली वर्ड आया है यहाँ पे, ध्यान रखना, ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स to and from both the nations. Second है कि transshipped goods from Vietnam will cost 40% import duty as applied by USA. Import duty for USA and export duty की तरह आप इसको देख सकते हो, import duty as applied by USA. तो इसका करेक्ट आंसर बनता है none of the above बेसिकली। अब जो import duty है वो USA थोड़ी देगा, इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे हमारे पास कौन देगा, वियतनाम ही देगा, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ही बनता है, ना कि बी बनता है, ठीक। सो इससे अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो न्यूज जुड़ी हुई है, दैट इज फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम टू गेट टैक्स बेनिफिट। तो फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि हम अब टैक्स बेनिफिट देंगे यूपीएस जो ऑप्ट कर रहे हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अब 31 मार्च 2025 वाले दिन या उसके बाद रिटायर हुए हैं वो ऑटोमेटिकली यूपीएस का पार्ट यहाँ पर बन जाते हैं। बट उससे पहले जिनको ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे यूपीएस के लिए, अगर वो ऑप्ट करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा यहाँ पे टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा एंड फ्लेक्सिबल एंड टैक्स एफिशिएंट ऑप्शंस प्रोवाइड की जाएंगी जो कि ट्रांसपेरेंट होंगी फॉर द एम्प्लॉयज। सब यूपीएस से जुड़ा सवाल ही देख लेते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एश्योर्ड फैमिली पेंशन, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, हाउ मेनी फीचर्स स्टेटेड अबव इज आर अ पार्ट ऑफ द यूपीएस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीनों की तीनों इसका पार्ट है। तो यूपीएस का मेजर एक आइडिया पता है क्या है, फंडा यही है कि पहले तो हमारे पास पेंशन हुआ करती थी नॉर्मल जो है ना, उसके केस में अब क्या था, गवर्नमेंट जो है वो सारा का सारा शेयर दिया करती थी। बट अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बेसिस पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो अब एम्प्लॉई है वो अपनी सैलरी का कुछ कुछ पोर्शन जो है वो कटवाता रहेगा मंथली, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली जो एंड में उसके पास यहाँ पर पैसा बच जाएगा, ठीक है, वो उसकी पेंशन हो जाएगी। एंड जो अमाउंट यहाँ पर कट रहा है या जो पेंशन है उसकी मिनिमम एटलीस्ट 10,000 रुपीज तो होगी ही होगी। बट वो इंडेक्सेशन के बेसिस पे जो है प्रॉमिस यही चीज की गई है कि 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी उसके बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड की जाएगी कि कितनी होनी चाहिए, ठीक है। कि अश्योर्ड पेंशन जो है 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे, यहाँ पे हाँ जो ड्रॉन सैलरी में ना, अब यहाँ पे वो बेसिक पे को कंसिडर करना, डीए एंड ऑल वो सब इंक्लूड मत कर लेना, ओवर द लास्ट 12 मंथ्स प्रायर टू सुपरएनुएशन फॉर मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स की यहाँ पे आपकी सर्विस होनी जरूरी है। इन दैट के सुपर एनुएशन का मतलब वही होता है कि आप इंडेक्स करा रहे हैं, अपनी अमाउंट जो कटवा रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी ही होंगी। तो इस वजह से आपको अश्योर्ड पेंशन यहाँ पर होगी ही, जो भी आपका यहाँ पे आप कह सकते हो कि एवरेज निकल के आता है, ठीक। देन अश्योर्ड फैमिली पेंशन 60% ऑफ द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर हिज और हर डिमाइस यानी कि डेथ। देन अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ ऑन सुपर एनुएशन आफ्टर मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, है ना। तो ये 25 ईयर्स के लिए है, 10 ईयर्स के लिए है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन जो है अश्योर्ड पेंशन, फैमिली पेंशन के ऊपर आपको दिए जाएगी। डीए रिलीफ बेस्ड ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस फॉर इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बेसिस में, अगर सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पे अगर हम देखें इंडेक्सेशन उसकी करनी है विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन रेट्स वो की जाएगी। एंड वो इन्फ्लेशन रेट किसके द्वारा, हमारे जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बेसिस पे जो भी निकल के आएगा इन्फ्लेशन रेट उसके अकॉर्डिंगली इंडेक्स की जाएगी। देन लंप सम पेमेंट एट सुपर एनुएशन इन एडिशन टू ग्रेच्युटी दी जाएगी, उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर देखते हैं हम कि इंडिया मस्ट ईज एमिशन नॉर्म्स फॉर स्मॉल कार्स। सो एमिशन नॉर्म्स के लिए ना बेसिकली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कैफे नॉर्म्स को देखते हैं, कैफे फ्रेमवर्क को देखते हैं। दैट मीन्स कि कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली ना हमारे पास फेज 1, 2, 3 ऑलरेडी 3 भी ऑलमोस्ट लॉन्च हो गया है, बट वो अभी एप्लीकेबिलिटी उसकी आने वाले साल में होगी।
तो यही सरकार ने बोला है कि जितने भी छोटे छोटे व्हीकल्स है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ पे एप्लीकेशंस लगा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कैफे नॉर्म्स, है ना। तो अब हमारे पास कैफे आप कह सकते हो नॉर्म्स या फिर हमारी जो फ्रेमवर्क है। सो अब वो ये कह रहे हैं कि ग्लोबली अगर हम देखें, हम इतना एडवांस में जाके करेंगे भी क्या। बायोफ्यूल्स के केसेस में भी जैसे मैंने बोला था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के केस में भी इंडिया ऑलरेडी एक्सीड कर रहा है अपने प्रॉमिस टाइम से, कि पहले ही हम अचीव कर चुके हैं टारगेट्स को, है ना, काफ़ी ज़्यादा। सो अहेड ऑफ टाइम चल रहे हैं। तो इन दिस केस में उन्होंने ये बोला कि छोटी कार्स के लिए, छोटे व्हीकल्स के लिए ना, जो लॉज हैं या जो नॉर्म्स हैं या जो ये फ्रेमवर्क है वो स्ट्रिंजेंट है एज कम्पेयर टू हैवी व्हीकल्स, है ना। तो अब यहाँ पे आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कैफे फ्रेमवर्क है क्या। तो मैं आपको मोटा मोटा बताती हूँ, कैफे फ्रेमवर्क यही है कि अब कोई भी मैन्युफैक्चरर अपनी फ्लीट में यानी कि प्रोडक्शन के टाइम पे CO2 की एमिशंस को कम करता है। जितना ज़्यादा कम करेगा वो एक टारगेट सेट किया जाता है इस गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क के थ्रू। एंड उसके बाद आपकी माइलेज कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी आपकी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, उसके ऊपर ये टारगेट करता है। ग्रीन हाउस गैसेस पे तो टारगेट कर ही रहा है, बट मेजरली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस की बात की जाती है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली छोटी कार्स के लिए आप इतना स्ट्रिंजेंट नॉर्म मत लीजिए। उन्होंने एक एग्जांपल दिया मारुति सुजुकी का, कि यही सारी छोटी कार्स जो कि मार्केट में एक बिग प्लेयर था हमारे लिए मारुति सुजुकी, उनकी कार्स बिक नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि वो माइलेज तो दे रही है बट CO2 की प्रोडक्शन के बेसिस पे अब वो नहीं कर पा रही है। एंड ये जो मेजरमेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू वेट होती है। वेट कितना, किस चीज का वेट, कि जो अब वेटेड एवरेज के बेसिस पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द पर्टिकुलर व्हीकल, है ना, कि वेट के अकॉर्डिंगली कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस जो है वो किस हिसाब से यहाँ पर वेटेड एवरेज के बेसिस पे निकाली जा रही है, कि उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, या ये कंक्लूजन निकाला गया कि CO2 की जो एमिशंस हैं वो छोटी कार्स के लिए आपने स्ट्रिंजेंट फ्रेमवर्क लगा दिया, वेरस कंपेयर टू जो बड़े कार्स हैं या बड़े मॉडल्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं गाड़ियों के, उन सेगमेंट में रिलेटिवली थोड़ी सी रिलैक्सेशन यहाँ पे ज़्यादा है। तो छोटी कार्स के लिए आप नॉर्म्स को ऑलरेडी रिलैक्स कर सकते हैं आने वाले कैफे 3 नॉर्म्स के अंदर, ठीक है। सो अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कैफे 3 नॉर्म्स जो है उनका ड्यूरेशन पीरियड क्या है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये चीज़ बोली गई। तो अब हम देख लेते हैं कौन से व्हीकल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड्स, वेइंग लेस देन 3500। EVs में ना 3500 से कम kg वाले जो व्हीकल्स है वो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो वो इसलिए इंक्लूड किए गए हैं ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स है ना वो EVs को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें। इन नॉर्म्स के तहत उनको इसीलिए इंक्लूड किया गया है और उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाता है इस बेसिस पे, है ना। तो कार कंपनीज जो है वो उसके अकॉर्डिंगली अब उनको एवरेज जो है नॉर्म्स के बेसिस पे वापस से आप कह सकते हो कि बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, कई बार उनको वापस से पैसा यहाँ पर मिल जाता है, उनका इंसेंटिव यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो इंडिया के कैफे नॉर्म्स जो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इंट्रोड्यूस किए थे इन द ईयर ऑफ 2017, फ्यूल कंजम्पशन एंड कार्बन एमिशंस फ्रॉम पैसेंजर व्हीकल्स, ठीक है, जो कि अब और सारे व्हीकल्स के ऊपर यहाँ पर लगेंगे। इससे जुड़ा सवाल यही है कि विद रिस्पेक्ट टू कैफे 3 नॉर्म्स, कैफे नॉर्म्स आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द सेल्स वेटेड एवरेज ऑफ CO2 एमिशंस एंड फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि CO2 एमिशंस जो है वो कम करनी है और एमिशंस के बेसिस पे हमारी जो माइलेज है, फ्यूल एफिशिएंसी है, उसको बढ़ानी है। स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। द एम ऑफ CO2 एमिशन इज CO2 एमिशन विद रिस्पेक्ट टू कैफे 3 नॉर्म्स टारगेट इज ऑफ 91.7 ग्राम पर किलोग्राम। ये स्टेटमेंट भी एक्चुअली में सही है क्योंकि हमने ईज आउट करने की यहाँ पे बात की है जो न्यूज़ इसके साथ डील कर रही है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर लगा लो तो 92.7 ग्राम्स पर जो किलोमीटर है वो एमिशन रखी गई थी, ठीक है। ये अब इसको ईज आउट करने के लिए अब बोला जा रहा था कि इतना आप एमिट करोगे एज पर कैफे 3 नॉर्म्स, बट उसको रिलैक्स करके अब उसकी अमाउंट या आप कह सकते हो उसकी वैल्यू, नॉट अमाउंट, उसकी वैल्यू इतनी कर दी जाएगी, ठीक है। सो अब टारगेट तो यही था बट अब उसको ईज आउट करने के बाद इतना बोला जा रहा है कि इतना अलाउ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, ठीक है, इसको इनकरेक्ट नहीं बोलेंगे, बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए स्टेटमेंट इंक्लूड की गई थी, ठीक है। नॉन कंप्लायंस रिजल्ट्स इन पेनल्टी सच एज 25,000 पर व्हीकल फॉर माइनर डिविएशंस एंड 50,000 पर व्हीकल्स फॉर सिग्निफिकेंट वायलेशंस। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर हमारी करेक्ट हो जाती हैं। डिटेल्ड इसका अगर आपको चाहिए आंसर तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर आपको ये अपडेटेड PDF भी मिल जाएगी इस PPT की जिसमें सारे आंसर्स दिए गए होंगे, या फिर आप लिंक को फॉलो कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जिसपे वेबसाइट पे भी अगेन इसके आंसर्स लगते हैं। देन दिल्लीज फ्यूल बैन फॉर ओल्ड व्हीकल्स। सब ओल्ड व्हीकल्स के केसेस में हमें पता ही है कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने बैन लगाया था, है ना, कि जो 10 साल से ऊपर के डीजल इंजन जिनकी रजिस्ट्रेशन को हो गया है वो अब दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते, या 15 ईयर से ज़्यादा
पेट्रोल व्हीकल्स के लिए बोला गया था वो अब दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते। तो इस केस में इसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि दिल्ली और एनसीआर वाले रीजन में उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। एंड फ्यूल कैसे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर प्लेट आइडेंटिटी के लिए ना मल्टीपल सिस्टम्स ऐसे लगाए थे कि जैसे ही ऐसा कोई व्हीकल एंटर होता है फ्यूलिंग स्टेशन के अंदर वो अनाउंसमेंट करेगा, ठीक है। बट अब ये डिसीजन जो है ना वापस ले लिया उन्होंने, गवर्नमेंट ने वहाँ पे वापस ले लिया है। द रीजन बीइंग कि ये अब जो अनाउंसमेंट सिस्टम्स थे या जो लाउड स्पीकर्स है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती रही एंड आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। एंड मोर ओवर जो लोग हैं वो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से ऑयल जो है लेकर भरवाकर फ्यूलिंग करवा के वो वापस से दिल्ली में आ जाते थे। तो कोई फायदा नहीं होता इन सब चीज़ों को लेकर। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि हमें स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लेकर आने की जरूरत है, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे डिसीजन लेना चाहेंगे, उसके बाद ही हम इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हमें देखना है कि क्या क्या है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ यही है कि हाँ कि लीगल मैंडेट क्या है, सीयू जो हमारा एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है विद रिस्पेक्ट टू दैट वो फ्यूल बैन कैसे लगा सकते हैं। 2015 के अंदर जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है उन्होंने अलाउ किया था कि हाँ इसको बैन कर सकते हैं। इन द ईयर ऑफ 2018 सुप्रीम कोर्ट ने यही एनजीटी की जो जजमेंट आई थी उसको रैटिफाई किया था। रैटिफाई भी किया, उसके ऊपर एग्री किया था, बोला था कि हाँ ये दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में आप कर सकते हैं, ठीक है, 2018 के अंदर। एंड उसके बाद अगर हम मोटर व्हीकल्स एक्ट की बात कर रहे हैं उसके तहत भी यहाँ पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का एक मैंडेट डाल दिया गया, रूल्स डाल दिया गया एज पर द मोटर व्हीकल्स रूल, जो कि इफेक्टिव हुए अप्रैल 1 से 2025 से। स्क्रैपिंग मैंडेटरी व्हीकल्स, जो कि मैंडेटरी कर दिया उन्होंने स्क्रैपिंग ऑफ व्हीकल्स जिनकी आरसी एक्सपायर हो गई है, यानी कि 10 साल और 15 साल वाला जो उन्होंने टेन्योर है वो खत्म कर लिया है ना। तो 180 डेज के अंदर स्क्रैपिंग उनकी होनी चाहिए। एज कैप्स जो है अब वो एक नया आइडिया है। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 ने ये कहा था कि रजिस्ट्रेशन के लिए अगर जो 10 साल या 15 साल पूरे हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स, उनको हम रिन्यू कर सकते हैं उनके आरसीज को, है ना, थोड़ा टाइम पीरियड के लिए। तो अगर वो रिन्यू होने के पीछे का रीजन यही होता है कि एमिशंस को चेक किया जाता है। बट अब उस केसेस में बोला जा रहा है कि मे बी आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस लाए जाए एंड उसके बेसिस पे अब नई चीजें हो सके। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ रहा है कि जो BS6 से पहले के व्हीकल्स हैं उनको अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा। तो रीजन बीइंग कि उन्होंने यही बोला है कि पहले हम नॉर्म्स को लेकर इतना ज़्यादा जो है नहीं मानते थे, है ना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो BS6 से पहले वाले जितने भी व्हीकल्स हैं जिनको 10 या 15 साल ऑलरेडी हो चुके होंगे, तो इन दैट सिनेरियो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड या इवन कि उनकी ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशंस को हम चेक ही नहीं रख सकते क्योंकि दे आर वे हायर इन नंबर। सो उसके बेसिस पे हम उनको अलाउ नहीं कर सकते। तो जो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स है 1999 का, उन्होंने बोला कि पीरियड ऑफ validity entered in the certificate of registration and it expires, the vehicle shall not be deemed to be validly registered। कि अब हम उसको रजिस्टर ही नहीं करना चाहते, हम इनके अंदर चेंजेस लेकर आ चुके हैं, हम रजिस्टर नहीं कर सकते। तो हमारे हाथ में ही है क्योंकि मोटर व्हीकल्स एक्ट जो है वो स्टेट्स के, मैंने बताया आपने, अपना अलग अलग होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर डिसीजन सरकार ने ले लिया। तो अब वो एयर मैनेजमेंट के बेसिस पे क्या ये हो सकती है चीज़ें अचीव, तो इसको अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, एनसीआर वाले रीजन में, कि इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्यूल एंड एमिशन स्टैंडर्ड्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। स्ट्रिंजेंट हमें पोल्यूशन को लेकर नॉर्म्स बनाने जरूरी है। तो कंसिडर द फॉलोइंग। कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इट वाज फॉर्म टू एड्रेस एयर क्वालिटी इश्यूज इन होल ऑफ इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है कि सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो अब ये हमारे स्टैट्यूटरी बॉडी जो है कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, बेसिकली वो होल ऑफ इंडिया नहीं, दिल्ली एनसीआर वाले रीजन के लिए मॉनिटर कर रही है स्पेसिफिकली। सो इसको 2021 के अंदर आप कह सकते हो इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ऑलरेडी ये एनसीआर एंड सराउंडिंग एरियाज, इट रिप्लेस द एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। देन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रेकमेंड्स अपॉइंटमेंट ऑफ 39 जजेस। तो ये 39 जजेस जो हैं वो स्टेट हाई कोर्ट्स के लिए यहाँ पर हैं। कौन से स्टेट्स है? दिल्ली, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पटना, गुवाहाटी एंड इलाहाबाद। क्यों? क्योंकि 371 वैकेंसीज यहाँ पर अभी हैं एंड 751 जजेस ही जो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ये भी परमिशन दे दी है कि जो हाई कोर्ट के, अब ये इनकी जब तक अपॉइंटमेंट नहीं होती, तो हाई कोर्ट के जो ऑलरेडी रिटायर्ड जजेस हैं उनको एड हॉक जजेस की तरह यहाँ पर, यानी कि टेम्पररी जजेस की तरह बुलाया जा सकता है वापस। एंड आर्टिकल इज 224A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो उसके बेसिस पर हम सवाल देख लेते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ टेम्पररी वैकेंसी। CJI can appoint a judge of a high court as an ad hoc judge of the Supreme Court. Writs can originally be issued only by the Supreme Court and High Courts. How many statements are correct?
तो इसका करेक्ट आंसर है कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, बस पार्शियली आपको बताई गई थी बट करेक्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना वो CGI बनाए जा सकते हैं इन द केस ऑफ टेम्पररी वैकेंसी। ये तब होता है जब प्रेसिडेंट से एक तरह से असेंट मिल जाती है इस चीज़ की, ठीक है, परमिशन मिल जाती है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को एज अ टेम्पररी CGI ऑफ इंडिया। ठीक, CGI कैन अपॉइंट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एज एन एड हॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओनली आफ्टर टेकिंग या ओनली आफ्टर द यू कैन से डिस्कशन या अप्रूवल ऑफ द CGI ऑफ अ नॉट CGI चीफ जस्टिस ऑफ अ पर्टिकुलर हाई कोर्ट। ठीक है, उनसे यहाँ पर डिस्कशन के बाद फाइनली उनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, चैनल वही रहता है, अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही यहाँ पर होगी। तो रिट्स जो है वो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जब हम पार्ट देखते हैं वो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है आर्टिकल 32, हाई कोर्ट्स कर सकते हैं आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो अब ये जो हमारा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड CGI वाला फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट की जब हम बात करें तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स है 126 एंड 127। देन AI ग्रीन फाइनेंस सेट टू रीडिफाइन बैंकिंग सेक्टर, एक्स RBI डेप्यूटी गवर्नर। उनका बेसिक मतलब यहाँ पे यही है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम AI का यूज़ कर रहे हैं ना तो हमारा जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथन हो सकता है। ठीक है, एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो है जितनी भी चीज़ें हैं वो और ज़्यादा आसान हो जाएंगी। बट यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ को मेजर किया या उन्होंने एक चीज़ की यहाँ पे इनपुट ज़रूर दिया, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज जो है अब उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा एंड यही जो AI को लेकर हमारी एक्सपर्टीज़ है हम उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हम क्लाइमेट एक्शन के लिए क्या कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इंडिया को बाय द ईयर ऑफ 2100 अपनी 3 से 10% GDP क्लाइमेट रिस्क को चेक करके उसको मिटिगेट करने में लग सकती है। ठीक है, उन्होंने डेटा यहाँ पर उनको ये चीज़ लगी होगी तो उन्होंने सराहना की ऑफ मिशंस लाइक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल सोलर मिशन एंड इशुएंस ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, जो कि अब सरकार की तरफ से कमेंडेबल स्टेप्स हैं। देन उन्होंने अब क्या बोला कि प्रोएक्टिव स्टेप्स अगर हम देखें तो ग्रीन लोन्स, क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर्स एंड ग्रीन डिपॉजिट्स जो हैं वो अगर उनको और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके लोन देते हुए, है ना, कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स में एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इन दैट केस और बेटर हो सकता है कि हम क्लाइमेट एक्शन के ऊपर यहाँ पर कुछ मिटिगेशन जो है हमारी क्लाइमेट चेंज को लेकर उसके ऊपर क्लाइमेट एक्शन कर सकें। तो इससे जुड़ा सवाल यही है कि RBI हैज नो रोल इन प्रमोटिंग ग्रीन लोन्स बट कमर्शियल बैंक्स डू। ग्रीन बॉन्ड्स आर एक्सपेंसिव टू बियर एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉन्ड्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम। ठीक है, तो RBI के पास यहाँ पर रोल है, RBI ही यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर सकता है ना। RBI ही यहाँ पे प्रमोशन के लिए बहुत सारे मैंडेट्स को या SOPs को ले डाउन कर सकता है फॉर द कमर्शियल बैंक्स, या फिर अब RBI जब एक्सटर्नली लोन भी देता है, ठीक है, नॉट ओनली बैंक्स, जब अब बॉन्ड्स के थ्रू या इवन कि बाहर जो पैसा रखा होता है उनके केसेस में भी अगर प्रमोशन करना चाहे वो कर सकता है ना। तो RBI एक तरह से रेगुलेटर ही है बैंक्स का, तो ऐसा नहीं हो सकता उनके पास रोल नहीं है, कुछ रोल है, वो SOPs जारी कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। ग्रीन बॉन्ड्स जो है वो एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, वो उनको बनाया ही इस तरीके से गया होता है कि उनकी यील्ड जो या उससे जो पैसा आफ्टर मैच्योरिटी आएगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉन्ड्स जो कम होगा। ठीक है, तो एक तरह से एक्साइटिंग ऑफर्स के डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आप लेने से क्यों मना करोगे। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, पहली स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनता है। तो यहाँ पे मेजरली आपको डेवलप करना है उन सब आइडियाज़ के ऊपर जो मैं मेंशन कर रही हूँ, है ना। जैसे अब मेरे को लगता है इतना टाइम हो चुका है मुझे बताते हुए कि क्या क्या चीज़ों को आपको फोकस करना चाहिए। तो जैसे अब यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो गया, नेशनल सोलर मिशन हो गया, ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड ग्रीन लोन्स क्या होते हैं, इनके ऊपर आपको बिल्डअप करना ही पड़ेगा। तो AI इंफ्रास्ट्रक्चर को बैंकिंग में भी यूज़ किया जा सकता है या कैसे यूज़ किया गया थोड़ा सा आइडिया लेके आप इसको, अगर आप मेंस लिख रहे हैं इस बार का 2025 का, इन दैट केस आप उसको मेंशन कर सकते हैं इन केस AI पे सवाल पूछा जाता है। देन इंडिया अनवील्स एल्यूमिनियम कॉपर विजन डॉक्यूमेंट्स। तो ये अब दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स ना यहाँ पर विकसित भारत का पार्ट है जो कि 2047 तक इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहा है। तो आत्मनिर्भरता किस केस में, अब हम मिनरल्स के केस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि जो हमारा अब कॉपर है क्या वो क्रिटिकल मिनरल है या नहीं है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, है ना। सो अब एल्यूमिनियम विजन डॉक्यूमेंट है उसको रिलीज किया गया एंड उसके अकॉर्डिंगली क्या माना जा रहा है विकसित भारत 2047 एल्यूमिनियम एंड कॉपर को लेकर कि कॉपर की जो स्मेल्टिंग है, एल्यूमिनियम जो है उसकी प्रोडक्शन जो है हम 6 फोल्ड बढ़ा देंगे दोनों के केस में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम अगर हम देखें तो उसकी स्मेल्टिंग जो है उसको भी 6 फोल्ड बढ़ाने के बाद हम रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है अपनी बाय 2030
5 मिलियन टन करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं हमारी अभी की जो स्मेल्टिंग के प्रोसेस में, उसकी वैल्यू 5 मिलियन टन के द्वारा ऐड करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया गया है। एक चीज़ बस हाँ यही बताई गई है कि इंडिया इज अ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होते हुए भी सिर्फ 6% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन में इंडिया यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने की वजह से यहाँ पर अब क्या चाहिए, रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी तो चाहिए कि अपना खुद का कुछ तो चाहिए, है ना। डेवलपमेंट करनी है तो खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहना बेटर है। सिमिलर मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया सिमिलर टू दैट ऑफ चाइना, है ना, कि खुद से डेवलप करना चीज़ें शुरू करो। तो उसी चीज़ के ऊपर या उन्हीं लाइन्स के ऊपर अब इंडिया भी विकसित भारत 2047 आत्मनिर्भरता के ऊपर यहाँ पर बता रहा है आपको चीज़ें। तो इससे जुड़ा एक सिंपल सा सवाल जाते जाते मैं पूछ रही हूँ, बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ एल्यूमिनियम? पैकेजिंग, एयरक्राफ्ट, मरीन वेसल्स, डिफेंस इक्विपमेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ई आता है, नन ऑफ द अबव। पैकेजिंग में फॉइल्स देखते हैं, एयरक्राफ्ट में हम इनको यूज़ करते हैं क्योंकि ये हल्के होते हैं ना, लाइट वेट होते हैं, इजीली वायरिंग के अंदर भी हेल्प कर सकते हैं एयरक्राफ्ट की। मरीन वेसल्स में भी पर्टिकुलरली हम वेट चेक करते हैं एल्यूमिनियम का, है ना। तो अब उसी हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट में भी अगर हम देखें इनका यूज़ तो रहता ही रहता है, क्योंकि अब अगेन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे यहाँ पे इनके ये यूजेस हैं ही हैं। तो नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर बनता है। इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, उसके लिए भी हमारे पास एक बैच है, बट जाने से पहले आपको मैं बता दूं एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि रशिया बिकम्स द फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज तालिबान रिजीम। ठीक है, पहला नेशन है जिन्होंने तालिबान के रिजीम को एक्सेप्ट किया है, एंड उन्होंने लिस्ट ऑफ आउटलॉर्ड ऑर्गेनाइजेशंस में से तालिबान को यहाँ पर रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब चाइना ने भी इस डिसीजन को रशिया के वेलकम किया है। देन जर्मनी कंसिडरिंग बाइंग यूएस एयर डिफेंस सिस्टम्स फॉर यूक्रेन, और वो डिफेंस सिस्टम का बेसिकली नाम क्या है, दैट इज पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन के लिए आप बाय करना चाहते हैं जर्मनी फ्रॉम यूएसए। ठीक है, सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू सो मच। एंड कोई भी इशू होता है आप प्लीज कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि एट द एंड आई फील कि कम्युनिकेशन इज द की, है ना। यही नहीं है कि मैं एक साइड से बोलते जा रही हूँ, आपको मे भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो कॉमेंट बॉक्स में फ्रीली मुझे बता सकते हैं। आई एम ओपन टू, यू कैन से एनी काइंड ऑफ फीडबैक दैट यू वांट टू गिव मी। थैंक यू सो मच।